हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर ठोस अवस्था को। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे फिजिक्स की क्लासें नहीं ली हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके फिजिक्स की क्लासें भी देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम अपने पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था को। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव व गैस। जहाँ हम पदार्थ की अवस्थाओं में से ठोस अवस्था के बारे में वर्णन करने वाले हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो आपने ये पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ को ठोस तभी कहा जा सकता है जब उसका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होता है। तो किसी भी ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। सभी ठोस दृढ़ होते हैं। ठोसों में कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान बहुत ही कम होता है। ठोसों में किसी भी पदार्थ के ठोस में जो घटक कण होते हैं वो घटक कण एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं और उन घटक कणों के बीच में लगने वाला संसंजक बल बहुत ही अधिक होता है, जिससे घटक कण एक दूसरे से चिपक करके रहते हैं। सभी ठोस दृढ़ होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप ये कह सकते हो कि ठोस जैसे ईंट एक ठोस होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आप बताइए कि यदि हम इस ईंट को ले जा कर के घर में रख देवें या छत पर रख देवें तो क्या इस ईंट के आकार और आयतन में कोई परिवर्तन होगा? तो इसके आयतन और आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस ठोस ईंट का आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। दोस्तों, ठोस भी कई प्रकार के होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि ठोसों का वर्गीकरण किया जाए तो हमें कई प्रकार के ठोस देखने को मिलते हैं। तो यदि हम ठोसों का वर्गीकरण करें तो ठोसों की संरचना के आधार पर इन ठोस को 2 हिस्सों में बांटा जाता है: क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। हम किसे कह सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस ठोसों का वर्गीकरण। हम ठोसों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले वर्गीकरण में पहला जो पॉइंट आता है हम सभी का, वो आता है संरचना के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। दोस्तों, यदि हम किसी ठोस को उसकी संरचना के आधार पर वर्गीकरण करें तो वह 2 रूप में बढ़ता है। पहला ठोस होता है क्रिस्टलीय ठोस, जबकि दूसरा जो भाग आता है वो आता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें पदार्थ के घटक कण कौन कौन से होते हैं? अणु, परमाणु या आयन। तीनों को मिला दिया जाए या फिर इन तीनों को ही कहते हैं घटक कण। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो पदार्थ के घटक कण होते हैं उनकी व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। अर्थात हम ये कहें, जैसे हम कहें कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो पदार्थ के घटक कण होते हैं उनकी व्यवस्था निश्चित होती है। अर्थात घटक कण कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि एक के नीचे एक घटक कण व्यवस्थित होते जाते हैं। इस प्रकार की संरचना को कहते हैं एक निश्चित व्यवस्था घटक कणों की।
जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो पदार्थ के घटक कण होते हैं उनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, अर्थात घटक कण इधर उधर व्यवस्थित होते हैं। जैसे हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है, यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। घटक कणों की व्यवस्था इनके कोनों में हो जाती है, या यूँ कहें तो इनके घटक कणों की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट रहा था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का। बात करें इसके दूसरे पॉइंट की, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है, मतलब वह ताप जिस पर कोई भी ठोस गलकर द्रव में बदल जाता है, वो तीक्ष्ण होता है या अधिक होता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसकी जो संगलन ऊष्मा होती है वो निश्चित होती है। अर्थात यदि किसी ठोस को एक निश्चित ताप पर रखा जाए तो वह क्रिस्टलीय ठोस अवस्था अपनी अवस्था को परिवर्तित करके द्रव में बदल जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो गलनांक होती है या उसकी जो संगलन ऊष्मा होती है वो अनिश्चित होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी ठोस को एक निश्चित ताप पर रख दिया जाए तो वह गल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को यदि हम गलाने की कोशिश करें, उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करें, तो उसका तापमान निश्चित नहीं होता है। हो सकता है कि वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपनी अवस्था परिवर्तन करके गल जाए, हो सके तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपनी अवस्था परिवर्तित करे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी अक्रिस्टलीय ठोस की जो गलनांक होती है वो निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस में जो घटक कणों की व्यवस्था होती है वो त्रिआयामी होती है। त्रिआयामी, जिसको इंग्लिश में 3 डायमेंशनल कहते हैं। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस की संरचना त्रिआयामी, इनमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यह तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो घटक कणों की व्यवस्था होती है वो अनियमित होती है। इनमें ज़रूरी नहीं है कि यह त्रिआयामी हो, द्विआयामी हो, या 3 डायमेंशनल बने या 2 डायमेंशनल बने। हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घपरास वाली होती है। अर्थात किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो घटक कण होते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, या फिर घटक कणों के बीच में जो अंतराणु का स्थान होता है वो लगभग 9 के बराबर होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो व्यवस्था होती है वो लघु परास की होती है। अर्थात इनकी संरचना छोटी भी हो सकती है, और जबकि क्रिस्टलीय ठोस की संरचना दीर्घपरास वाली होती है। यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटें तो वो एक नियमित आकार में कटता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटें तो उनका जो कटाव होता है वो अनियमित होता है। जैसे यदि हम बात करें कि आपके पास मान लीजिए चीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा है जिसको आप मिश्री कहते हो। यदि उस मिश्री को आप चाकू से काटने जाओ तो यदि हम उस मिश्री को चाकू से काटते हैं तो वो एक निश्चित आकार में कट सकता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल यदि हम रबर या मोम को चाकू से काटें तो निश्चित नहीं है कि वह एक निश्चित शेप में कटेगा। आपने अपने घर पर ये प्रैक्टिकल ज़रूर किया होगा, कभी न कभी किसी न किसी रबर को, मोम को या कांच को काटा होगा। तो आप याद करें कि क्या उन दिनों जब आप चाकू से रबर, मोम या किसी भी पदार्थ को काटते थे तो एक निश्चित आकार मिल पाती थी? यदि हाँ मिल पाती थी या नहीं मिल पाती थी, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। क्रिस्टलीय ठोस के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं, जैसे नमक। साधारण नमक जो हम सभी लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। सुक्रोज जिसको चीनी कहते हैं, चीनी का उपयोग हम सभी अपने घरों में करते हैं। डायमंड, हीरा, जो कि दुनिया का एक महंगा पदार्थ होता है जिसे बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। क्वार्ट्ज, सिल्वर आयोडाइड, ये बहुत सारे उदाहरण हैं क्रिस्टलीय ठोस के। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कांच, मोम, रबर, स्टार्च, प्लास्टिक इत्यादि।
आप देखो दोस्तों, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो उपयोग होता है वो हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। जैसे अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, आप पूरे धरती पर सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला कोई ठोस है तो वो अक्रिस्टलीय ठोस है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का जो निर्माण होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का जो उपयोग होता है वो भवन निर्माण में किया जाता है, घरों में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में यूज़ कर सकते हैं। कोई इक्विपमेंट या उपकरण या मैकेनिज़्म, कोई भी मशीनरी चीज़ बनाते हैं तो उनमें अक्रिस्टलीय ठोस का यूज़ किया जाता है। जैसे रबर, हम सभी ठंडी के दिनों में जूते पहनते हैं तो जूतों के नीचे के जो सोल होते हैं वो रबर के बने होते हैं। जितने भी टायर बनते हैं वो सभी रबर के बनते हैं। आप फोम यूज़ करते हो, फोम याद है फोम क्या होता है? यदि आपको पता है फोम क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फोम बनाने में आप सब रबर का यूज़ करते हो। प्लास्टिक, पता ही होगा प्लास्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। हम अपनी घरेलू उपयोग के दौरान प्लास्टिक का भरपूर यूज़ करते हैं। आजकल तो प्लास्टिक बैन भी हो रहा है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो आप? क्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग घरेलू परिपथ के लिए करते हैं। हमें घरेलू यूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको चाय बनाने को होगा, तो आप चाय किससे बनाओगे? चीनी से, जिसको क्या बोलते हो, सुक्रोज। मान लीजिए आप कोई फेस्टिवल आ गया, कोई तीखा खाने का मन कर रहा है तो आप क्या मिलाओगे उस पर? नमक। तो नमक का उपयोग आप घरेलू रूप में करते हो। जैसे डायमंड, आप देखो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो डायमंड का यूज़ किससे करते हैं? डायमंड का यूज़ आभूषण के तौर पर करते हैं। अरे यार मुझे तो डायमंड की रिंग मिली है, ऐसे करके। तो डायमंड एक महंगा पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम आभूषण के रूप में करते हैं। आप कांच या शीशा काटने में भी डायमंड का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे दुकानें होती हैं जहाँ बहुत सारे शीशे के काम किए जाते हैं, तो उन शीशों को एक नियमित कटाव देने के लिए हम क्या करते हैं कि डायमंड का यूज़ करते हैं। बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अभी हमने देखा कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से हमने किया, संरचनात्मक इकाई के आधार पर, जिसमें हमने बांटा था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन यहाँ हम बांटेंगे बंधन बलों के आधार पर। हमने आपको पीछे बताया कि किसी भी ठोस में जो घटक कण होते हैं उनके बीच में कुछ बल काम करता है जिससे वो घटक कण एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। तो उन बलों के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों का यदि वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण से हमें 4 प्रकार के ठोस प्राप्त होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। तो देखते हैं इन अलग अलग ठोसों के गुण क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है। यदि बात करें आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस की जो संरचनात्मक इकाई होती है, जो इनकी संरचना होती है, वो त्रिआयामी होती है, 3 डायमेंशनल होती है। जबकि इनमें बंधन जो बल लगता है, जो इनके कणों के बीच में बल काम करता है, वो आपका दुर्बल वान डेर वाल बल काम करता है। इनके जो गुण होते हैं, ये जितने भी आणविक ठोस होंगे उनके गलनांक कम होंगे, वो कम गलनांक वाले होंगे, अर्थात कम तापमान पर गल जाएंगे, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेंगे। वो प्रायः मृदु होते हैं, मुलायम होते हैं। जैसे आपने साबुन देखा होगा, साबुन मुलायम होता है, चिकना होता है, वैसे ही सभी आणविक ठोस मुलायम होते हैं। आणविक ठोस विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या यूँ कहें तो इनमें करंट पास नहीं हो सकता है। यदि इनको हम किसी वायर पर टच भी कराएं तो इनमें करंट पास नहीं होगा। इनकी जो गलन ऊष्मा होती है वो कम होती है, अर्थात यदि थोड़ा सा आंच या फिर तापमान थोड़ा कम भी रखें तो आणविक ठोस अपनी ठोस अवस्था को बदल करके द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो शुष्क बर्फ़ या बर्फ़ के बारे में बात करें। आप बताओ, यदि बर्फ़ को आप किसी भी ले या बर्फ़ को यदि हम थोड़ा सा भी तापमान देंगे तो वह बर्फ़ अपनी ठोस अवस्था को परिवर्तित करके द्रव अवस्था में बदल जाती है। जैसे आयोडीन, आर्गन, ये सारे एग्जाम्पल आपको मिले हैं आणविक ठोस के। हम देखते हैं दूसरा ठोस आयनिक ठोस क्या होता है। आयनिक ठोस की जो इकाई होती है संरचनात्मक, वो होती है आवेश युक्त आयन। अर्थात हम ये कहें कि जो आयनिक ठोस होते हैं इनमें जो घटक कण होते हैं वो आयन होते हैं। आयन किसको कहते हैं? यदि कोई भी परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देवे या एक इलेक्ट्रॉन ले लेवे, या यूँ कहें तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हों,
तो उन्हें आयन कहा जाता है जिन पर कोई आवेश होता है, या तो वो धनावेश हो सकते हैं या वे ऋणावेश हो सकते हैं। तो इनमें आणविक ठोस में आपने देखा कि जो संरचनात्मक इकाई होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, जबकि आयनिक ठोस में सभी आयन होते हैं और यह आयन भी 3 डायमेंशनल या त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं। इनमें जो बंधन बल काम करता है वो प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल काम करता है। इनके जो गुण होते हैं ये प्रायः कठोर होते हैं, मतलब ये कि आयनिक ठोस कठोर होंगे, भंगुर होंगे, मतलब ये कि यदि इनको हथौड़ी से पीटें तो ये आसानी से टूट सकते हैं। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब इनको यदि हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की कोशिश करें तो तापमान बहुत ही अधिक देना पड़ेगा। ये ऊष्मा और विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, मतलब यदि इनको हम टच कराएंगे किसी वायर पर तो करंट पास होगा, लेकिन उस करंट का मान बहुत ही कम होगा जिससे हमें ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या जिंक ब्लेंडी जिसको कह सकते हैं, BaSO4, ZnS। तो ये आपके आयनिक ठोस के एग्जाम्पल हैं। बात करें बंधन बलों के आधार पर ठोसों के वर्गीकरण की तो इसका तीसरा पॉइंट आता है सहसंयोजी ठोस। अभी तक आपने देखा कि आणविक ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस क्या होते हैं, अब आप देखो सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं। सहसंयोजी ठोस में जो परमाणु होते हैं वो त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं, 3 डायमेंशनल तो होते हैं, लेकिन ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब एक घटक कण और दूसरे घटक कणों के बीच में सहसंयोजी बंध लगता है और ये सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें जो बल काम करता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, वो संयोजकता बंध बल होता है। वैलेंस्ड बॉन्ड फोर्स वो भी कैसा, बहुत ही ज़्यादा प्रबल हार्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखो डायमंड, आपको पता है कि सबसे अधिक ठोस डायमंड होता है, तो यदि डायमंड सबसे अधिक ठोस है तो इनमें काम करने वाला बल भी सबसे अधिक होगा। इसलिए कहते हैं कि सहसंयोजी ठोस में जो संयोजकता बंध बल काम करता है वह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रबल होता है। देखिए इनके गुण क्या होते हैं। सहसंयोजी ठोस अत्यंत कठोर होते हैं, इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है, अर्थात यदि इनको हम द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा तापमान रखना पड़ेगा। ये भी ऊष्मा और विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, अर्थात इनमें भी ज़्यादा करंट पास नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो डायमंड, क्वार्टज, सिलिकॉन, ये सारे सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल हैं। यदि बात करें चौथे प्रकार के ठोस की तो वो आपका होता है धात्विक ठोस। धात्विक बोले तो धातु, कोई भी धातु से बना हुआ जो ठोस होगा उसे धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो धनात्मक आयन वाली होती है। इनमें भी आयन ही होते हैं, आयन ही व्यवस्थित होते हैं, लेकिन सभी आयनों पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, या यूँ कहें तो धनात्मक आयन होते हैं। दोस्तों धात्विक ठोस में जो लगने वाला बल होता है वो विद्युत आकर्षण बल होता है। विद्युत आकर्षण बल किसको कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि विद्युत आकर्षण बल किसे कहते हैं। विद्युत आकर्षण बल अर्थात यदि 2 कण हैं, वो दोनों कण एक दूसरे को एक समीप खींच ले रहे हैं तो उनके बीच में जो काम करने वाला बल होता है वो आपका कहलाता है आकर्षण बल। तो उसे कहते हैं हम सभी विद्युत आकर्षण बल। ये जो धात्विक ठोस होता है, इस धात्विक ठोस का गुण क्या होता है, आप कह सकते हो कि धात्विक ठोस कोमल भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं। दोनों बातें, ये कोमल मुलायम भी होंगे, मृदु भी होंगे और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी हो सकते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आप रख मत दीजिएगा, धात्विक ठोस को किसी वायर पे मत रख दीजिएगा, क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनमें करंट बहुत तेज़ी से पास होता है। यदि आपने गलती से भी किसी धात्विक ठोस को करंट पे रखा तो फिर आपको बहुत तेज़ी से झटका लगेगा और आप धड़ाम करके नीचे गिर जाओगे। इनमें अपना एक धात्विक चमक होता है।
ये इनमें एक अलग प्रकार की चमक होती है। जैसे आप कॉपर को देखो, लोहे को देखो, इसकी एक अपनी चमक होती है। ये धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं, आप चांदी देखो, चांदी की अपनी एक अलग चमक होती है। आप एग्जाम्पल देखो, जैसे आप चांदी ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, लोहा कह सकते हो, जस्ता कह सकते हो। इन सभी एग्जाम्पल पर आप समझो तो ये सारे धात्विक ठोस होते हैं। दोस्तों, हमने सबसे पहले वर्गीकरण किया था संरचनात्मक इकाई के आधार पर, जहां हमने सीखा था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जहां हमने उनका वर्गीकरण किया था। और अभी हमने पढ़ा है कि बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये देखा कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो घटक कण होते हैं, उनमें घटक कण मतलब क्या, अणु, परमाणु या आयन, घटक कण अलग अलग होते हैं। और यदि घटक कण अलग अलग हैं तो ससंजक बल भी अलग अलग होंगे। और इन बल के आधार पर हमने वर्गीकरण किया तो पाया कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। और हमने इन सभी का वर्गीकरण करके आपको आसानी से समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि अभी तक आपने हमारी फिजिक्स की क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर वीडियो के कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके फिजिक्स की क्लास भी देख सकते हैं।